नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर राहुल गांधी के आक्रामक सुर को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर निशाना साधकर उन्हें हिटलर करार दिया है। पीएम मोदी की सरकार को हिटलर करार देते हुए राहुल गांधी नजर आए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज देशव्यापी आंदोलन से पहले पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हिटलर करार दिया। साथ ही उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर भी अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की विपक्ष की आवाज से डर लगता है। सरकार देश से लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। राहुल गांधी ने जब पत्रकारों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पर जब भी आक्रमण होता है तो मुझे आनंद आता है। मैं इससे सीखता हूँ। मुझे इन कार्रवाइयों से काफ़ी खुशी मिलती है। मैं सरकार के खिलाफ जितना बोलूँगा मेरे खिलाफ उतनी अधिक कार्रवाई होगी। जो धमकाता है वो डरता है। मैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बोलना जारी रखूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष संस्थानों के बल पर लड़ती है। न्यायिक व्यवस्था और मीडिया के बल पर विपक्षी पार्टियां खड़ी होती है। देश के हर संस्थाओं में आज आरएसएस का एक व्यक्ति बैठा है। उन्होंने अपनी सरकार से तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी संस्थानों को कंट्रोल नहीं करती थी। आज हालात दूसरे हैं। जो किसी दूसरी पार्टी को मदद करना चाहे तो उसके खिलाफ ईडी और आईटी लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में सारी संस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने जब प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिका पर आए हाल के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने न्यायालय पर भी बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि आज देश में सारी संस्थाएं सरकार के कंट्रोल में काम कर रही हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है। वहीं देश में ईडी का आतंक है। इसको लेकर अशोक गहलोत ने भी बात की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में ईडी का आतंक है। महंगाई पर बात नहीं करने दी जाती। आज जनता के आगे आने का वक्त है। उन्होंने एनजीओ से भी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। तो किस तरह से राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे ऐसी कार्रवाइयों से आनंद मिलता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर उन्हें इस तरह की कार्रवाई से आनंद मिलता है तो फिर क्यों उनके नेता सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर उन्हें इस तरह की कार्रवाई में मजा आता है तो ईडी का साथ दे। अगर वो सही हैं तो अपने आप को साबित करे, ना कि इस तरीके का प्रदर्शन करे। और इस तरीके से जिस तरीके से बीच में कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिनमें उन्हें सड़क पर बैठा हुआ देखा गया, घसीटते उन्हें लेके जाया गया, तो ऐसी चीजें उन्हें शोभा नहीं देती। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है।
तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा को लेकर विपक्षी दलों में सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी जल्द मुलाकात करेंगी, इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष एकदम से सक्रिय होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा से विपक्षी दलों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और वाम दल सीएम बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर मैच फिक्सिंग के जैसे दावे कर रहे हैं। पार्टियां तृणमूल कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो के इस दौरे को ईडी की हालिया कार्रवाई से जोड़ रही है। सीएम बनर्जी 4 दिनों के लिए राजधानी पहुंची हैं। वो यहां पर नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और अपनी पार्टी के सांसदों से मिलकर फ्लोर स्ट्रैटेजी तैयार करेंगी। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता रिज्जू घोषाल ने कहा कि ये मैच फिक्सिंग 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव से जारी है। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से केवल 2 बार पूछताछ की, जबकि सोनिया गांधी और राहुल से बगैर किसी आधार के नेशनल हेराल्ड मामले में हर रोज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही है। टीएमसी ने गोवा और त्रिपुरा में चुनाव केवल विपक्षी दलों को बांटने के लिए लड़े थे। इधर सीपीआईएम के बंगाल सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये मीटिंग मैच फिक्सिंग व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चल रही है। ये कहा जा रहा है कि बनर्जी मोदी से राज्य की मांगों को लेकर चर्चा करना चाहती है। इस मामले में आमने सामने की बैठक क्यों? नौकरशाहों को मौजूद रहना चाहिए, इससे पहले सचिव स्तरीय बैठक होनी चाहिए। ये सभी सेटिंग का हिस्सा है, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बनर्जी हमेशा प्रधानमंत्री के साथ बैठक का फायदा उठाती हैं। वो लोगों को बताती है कि उन्होंने सभी परेशानियों को ठीक कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र उनकी योजनाओं में मदद नहीं करेगा। इधर भाजपा के बंगाल प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि बैठक बनर्जी के लिए किसी तरह से मददगार नहीं होगी। गुरुवार को अपने भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ दिल्ली पहुंची बनर्जी शुक्रवार को पीएम मोदी से मिल सकती हैं। दरअसल पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद से हो रही इस यात्रा के चलते विपक्षी दल बनर्जी पर सवाल उठा रहे। ईडी ने चैटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। खास बात यह है कि राजधानी कोलकाता रवाना होने पर भी उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। योगी और रामगोपाल की मुलाकात को लेकर लगातार सियासत तेज हो चुकी है। इस पर अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया जारी हुई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद से राज्य में सियासी पारा चढ़ा है। एक ओर सुसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने भी सपा प्रमुख को आड़े हाथों ले लिया। अब ये सवाल जब अखिलेश यादव से मीडिया ने पूछा तो वो भड़क गए। दरअसल आजम खान से मुलाकात के बाद जब अखिलेश यादव बाहर आए तो उनसे रामगोपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात पर सवाल उठे। सवाल सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपको सरकार से विज्ञापन मिलता है, इसीलिए उसकी तरफ से बात करना चाहते हो। आपको सरकार का बजट मिलता है, इसीलिए सरकार जो पूछना चाहेगी या जो हमारे विपक्षी हैं जो चाहेंगे वो हमसे पूछेंगे।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। बात की जाए अगर पिछले 24 घंटों की, तो कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में शुक्रवार को फिर उछाल नजर आया। 20,000 से ज्यादा नए केस मिले और 70 मरीजों की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 20,551 नए संक्रमित मामले सामने आए। इस दौरान 21,595 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 70 मौतों के साथ देश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर कुल मिलाकर 5,26,600 हो गई है। वहीं कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,41,07,588 हो गई है। दैनिक संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो 5.14% हो गया। सक्रिय केस की बात करें तो 1,35,364 है। वहीं गुरुवार को देश में कोरोना के नए मामलों में करीब 16% का इजाफा देखने को मिला। कल कोरोना के 19,893 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि बुधवार को 17,135 नए मामले सामने आए। शुक्रवार को और बढ़कर 20,000 के पार पहुंच गए। गुरुवार को देश में संक्रमण से 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि शुक्रवार को 70 की मौत हुई थी। यानी शुक्रवार को संक्रमण और मौतें दोनों ही बढ़ोतरी में देखी गई। हालांकि सक्रिय केस में गुरुवार के मुकाबले कमी आई। गुरुवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,478 हो गई, जो कि शुक्रवार को घटकर 1,35,364 रह गई। तो किस तरीके से देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दहशत एक बार फिर आ गई है। कोरोना की वजह से जिस तरीके से अगर हम बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों का क्या रीजन है, तो सबसे बड़ा रीजन है मौसम में बदलाव। जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो भी एक तरह की वजह है कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होने की। कभी मौसम शुष्क है, कभी मौसम ठंडा है, तो कभी गर्मी देखी गई है। तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव भी एक बड़ी वजह है। दूसरी बात यह है कि लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। लोग मास्क सैनिटाइजर से अब फिलहाल दूरी बना के रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी यह है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिकॉशंस ले। कोरोना के मामलों से अगर आपको बचना है, कोरोना से अगर आपको बचना है, तो सबसे पहले आपको सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। चीन के तेवर जापान के प्रति बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल चीन ने 5 मिसाइलें जापान की तरफ दागते हुए नजर आ रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर खिसियाई के बहाने चीन अपने कई लक्ष्य साध रहा है। चीन अब तक अपना सबसे भीषण युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके चलते उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ताइवान के अलावा जापान के इलाके में गिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों की संख्या 9 से 11 बताई जा रही। कहा जा रहा है कि चीन की 5 मिसाइलें जापान के इलाके में गिरी। चीन ने इन मिसाइलों को फुजियान प्रांत के तट से दागा था। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक मिसाइल हमले की एक तस्वीर साझा की। चीनी मिसाइलों के टारगेट से दुनिया में हड़कंप मचा है और ये सवाल मौजूद हो गया है कि कहीं इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन ने जंग को नहीं छेड़ रही। चीन के मिसाइल हमले पर ताइवान और जापान दोनों की प्रतिक्रिया आई है। ताइवान ने एक बार फिर दोहराया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा और जापान ने कहा कि वो चीनी हिमाकत पर निगरानी कर रहा है। चीनी मिसाइल हमले को लेकर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि ताइवान संघर्ष को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हम अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने लोकतंत्र पर दृढ़ता से रक्षा करेंगे। आत्मरक्षा के मद्देनजर ताइवान ने राजधानी ताइपे के सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। जापान ने ताइवान का समर्थन किया, इसीलिए चीन उससे भी नाराज है। दरअसल जापान G7 समूह का हिस्सा है। G7 ने ताइवान के आसपास समुद्र में चीनी युद्धाभ्यास की निंदा की है। इसके चलते चीन और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता रद्द हो गई। जापान अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मेजबानी भी कर चुका है, इसीलिए भी चीन उससे नाराज है। तो किस तरीके से चीन के सुर जो है वो काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत नैन्सी पेलोसी के दौरे से हुई है। दरअसल जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो उसकी वजह से ही, इस दौरे की वजह से चीन जो है काफी परेशान नजर आया और चीन ने ताइवान को अपना निशाना बनाया है इस तरीके से। और अब जब जापान का जो रवैया है वो
ताइवान की तरफ काफ़ी सॉफ्ट देखा जा रहा है, तो उसको लेकर अब चीन भी है जो जापान की तरफ आक्रामक हो गया है। तो किस तरीके से जो है चीन अपनी चालों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। नैन्सी पेलोसी के दौरे की वजह से ही ताइवान और चीन के रिश्तों में खटास देखने को मिली, जिस वजह से लगातार आक्रामक रवैया चीन की तरफ से अपनाया जा रहा है। यहां तक कि चीन ने आयात और निर्यात को लेकर भी कई तरह से रोकें लगा दी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।